हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक में क्या। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सल्फर पर डिस्कशन किया था, तो आज हम लोग फास्फोरस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि फास्फोरस को कैसे करते हैं, उसके ऑक्सो एसिड के कैसे फिगर बनाते हैं। तो चलो देखें, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। कि फास्फोरस के ऑक्सो एसिड किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से रिएक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जरा देखो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड का काम कैसे होगा, किस तरह से रिएक्शन होगी, किस तरह से कंपाउंड बनेंगे और साथ साथ में उनके फिगर किस तरह से बनेंगे। तो देखो यार, फिगर पर काम जरूरी है। फास्फोरस और सल्फर के फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं। फास्फोरस और सल्फर के फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो फ्लो चार्ट मैंने कल पढ़ाया था, डिट्टो वही फ्लो चार्ट आज भी हमें बनाना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो फ्लो चार्ट कल बनाया था वही फ्लो चार्ट आज बनाएंगे। कैसे बनाना है जरा देखो। हम लोगों ने क्या किया, बेस बनाया H3PO3 को। H3PO3 का दोस्त फिगर क्या होता है? यदि H3PO3 के फिगर को देखें तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस तरह से, ऐसे। इसका नाम क्या होता है? फास्फोरस एसिड। इसका नाम क्या होता है? फास्फोरस एसिड, इस तरह से। ठीक है, अब जरा देखो करना क्या है। डिट्टो वही काम करना है जो वहां पे किया था। मैंने क्या काम किया, 2 मोल लिए और 2 मोल से वाटर निकाल दिया। तो जब बच्चों 2 मोल लोगे, 2 मोल से वाटर निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा। इसके 2 मोल लिए थे, 2 मोल से वाटर निकाल दिए, तो देखो 1 मोल ये लिख गया। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल दोस्त ये लिख दिया ऐसे। वाटर हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन का निकलता है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो ऑक्सीजन से अटैच हो। ठीक है, तो अब 1 मोल ये लिख दिया हम लोगों ने, और 1 मोल देखो प्यारे बच्चों ये लिख दिया। लिख गया कि नहीं लिख गया? अब वाटर निकालो, तो यहां से वाटर निकाल दे, तो देखो ये वाटर निकाल दे रहा हूं ऐसे। अब ये वाटर निकाल दोगे तो ये OH OH जुड़ जाएंगे, ये देखो। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म करो, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या आ जाएगा? H4P2O5, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है। और 2 मोल से वाटर जब भी निकालते हो तो आगे क्या जोड़ते हो? पायरो। तो ये आ गया पायरो फास्फोरस एसिड। ठीक है, अब जरा देखो इसमें क्या करना है। उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम करते थे ऑक्सीजन को सल्फर में कन्वर्ट करते थे और थायोल आते थे। इसमें क्या करना है? ऑक्सीजन कम कर देना है। यदि इससे एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाएगा तो बेटा मेरे दोस्त इसका फिगर कैसा आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका फिगर कैसा आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। और जब ऐसे आ जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या हुआ? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ H3PO2। और आपने कुछ कम कर दिया है, तो जब कम कर दिया जाता है तो बोला जाता है हाइपो फास्फोरस एसिड। इस हाइपोफास्फोरिक एसिड का एक कॉमन नेम भी होता है फास्फीनिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम भी है। तो जरा देखो हम लोगों ने क्या किया, फास्फोरस एसिड को बेस बनाया, 2 मोल से वाटर निकाल दिया, पायरो लगा दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, हाइपो लगा दिया। फास्फोरस एसिड को बेस बनाया, 2 मोल से वाटर निकाल दिया, पायरो लगा दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, क्या लगा दिया? हाइपो लगा दिया। एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया, क्या लगा दिया? हाइपो लगा दिया। 2 मोल से वाटर निकाल दिया तो क्या लगा दिया? पायरो लगा दिया। अब फिर उसी तरह से करो, एक ऑक्सीजन इसको दो। तो जैसे ही प्यारे बच्चों एक ऑक्सीजन दे दोगे तो ये क्या आ जाएगा? H3PO4। H3PO4 क्या बोला जाता है? फास्फोरिक एसिड। अब फिर वही काम किया। ठीक है, क्या किया आपने? 2 मोल पकड़े, ठीक, और वाटर निकाल दिया। 3 मोल पकड़े, वाटर निकाल दिया। तो जरा देखो उसी तरह से काम करना है, गौर समझिएगा। ये हमारा आ गया इस तरह से, यहां तक की बात हो गई। अब मैंने क्या किया, 2 मोल पकड़े, वाटर निकाल दिया। ये देखो 2 मोल है, अब 2 मोल पकड़ के वाटर निकाल दोगे तो कैसे आ जाएगा? फास्फोरिक एसिड का फिगर क्या होता है? इधर फिगर बना देता हूं,
तो इसका फिगर क्या होगा, एक ऑक्सीजन बढ़ाया है तो एक ऑक्सीजन इसमें और लगा दो, तो जब तुम इसमें एक ऑक्सीजन और लगा दोगे तो फिगर ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये देखो, अब करना क्या है, 2 मोल से वाटर निकाला तो यही फिगर 2 बार लिख लो और वाटर निकाल दो। तो जब मेरे प्यारे बच्चों आप यही फिगर 2 बार लिखोगे तो ऐसे आएगा ना, ये देखो 2 बार आपने यही फिगर लिख लिया, ये देखिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, है कि नहीं दोस्त। अब आपने 2 बार जब ये फिगर लिख लिया तो वाटर निकालना है, तो यहां से देखो वाटर निकालना है, ये देखो O और ये H, वाटर निकाल दिया। अब जब वाटर निकाल दोगे तो ये फिगर कैसा हो गया, ऐसे ज्वाइंट हो गया, इस तरह से, ये बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लो अच्छा साफ साफ बना देता हूं, देखो ये इस तरह से आ गया ऐसे। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म कर लो, तो क्या आ जाएगा वाटर निकालने के बाद, तो वाटर निकालने के बाद आया उसके पास H4P2O7, नाम क्या आ जाएगा, जब भी 2 मोल से वाटर निकालते हैं तो क्या लिख देते हैं, पायरो, नाम लिख दिया पायरो फास्फोरिक एसिड, पायरो फास्फोरिक एसिड। बात समझ पाए कैसे किया, देखो फिर समझो, फास्फोरस एसिड को बेस बनाया, फास्फोरस एसिड बेस है, 2 मोल से वाटर निकाला, पायरो चिपका दिया, ऑक्सीजन कम कर दिया, हाइपो चिपका दिया, हाइपो फास्फोरस एसिड को ही फास्फिनिक एसिड कहते हैं। फिर ऑक्सीजन दे दिया एक और ऑक्सीजन देने से वो किस में कन्वर्ट हो गया, फास्फोरिक एसिड में। फिर 2 मोल से वाटर निकाला, पायरो चिपका दिया। अब जरा देखो यहां पर कई केस है, देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसके एक ही मोल से वाटर निकालते हैं। तो जब 1 मोल से वाटर निकालोगे तो ये बनता है, जरा देखो, यदि इसके 1 मोल से वाटर निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा, यहां से निकाल दो तो HPO3, इसको बोलते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड। मेटा फास्फोरिक एसिड अनस्टेबल होता है तो ये पॉलीमराइज हो जाता है, कैसे, इसके 3 मोल लो तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड के 3 मोल पॉलीमराइज होते हैं तो ये आ जाता है, जब मेटाफॉस्फोरिक एसिड के 4 मोल पॉलीमराइज होते हैं तो ये आ जाता है ऐसे, और जब मेटाफॉस्फोरिक एसिड के n मोल पॉलीमराइज होते हैं तो दोस्तों ये आ जाता है ऐसे। गौर समझिएगा, हमने क्या किया, अभी 2 मोल से वाटर निकाल रहे थे, इसके 1 ही मोल से वाटर निकाल दो, तो जब इसके 1 ही मोल से वाटर निकाल देते हो तो ये बन जाता है ये, और ये अनस्टेबल होता है, ये दोस्त क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये इस तरह से हो जाता है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये देखो अनस्टेबल होने की वजह से ये ऐसा हो जाता है ऐसे। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, पॉलीमराइज कर जाता है, क्या हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है, किसकी वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से। पॉलीमराइज कैसे कैसे होता है, 3 मोल पॉलीमराइज हो सकते हैं, 4 मोल पॉलीमराइज हो सकते हैं और n मोल पॉलीमराइज हो सकते हैं। जब 3 मोल पॉलीमराइज होते हैं तो देखो फिगर कैसे आएगा, ठीक है, आप एक साइक्लोहेक्सेन बना लो जिसमें अल्टरनेट फास्फोरस ऑक्सीजन लगा लो, साइक्लोहेक्सेन बनाया जिसमें अल्टरनेट फास्फोरस ऑक्सीजन लगा दिया। फास्फोरस का कोई भी ऑक्सो एसिड हो मेरे दोस्त, उसके पास इतना पार्ट जरूर होता है, फास्फोरस का कोई भी ऑक्सो एसिड हो मेरे दोस्त, इसके पास इतना पार्ट जरूर होता है, ये पार्ट जरूर होगा, कोई भी फास्फोरस का ऑक्सो एसिड हो, ये पार्ट। और हर फास्फोरस के ऑक्सो एसिड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। आपको फिगर आता हो ना आता हो, यदि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp3, आपको फिगर आता हो ना आता हो, हर फास्फोरस में P डबल बॉन्ड O और एक OH जरूर होता है, हर फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में P डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH जरूर होता है, ध्यान रखिए, कितने हैं देख लो आप, सब में है। तो अब जरा बताओ, हर फास्फोरस के पास कितनी चीज जरूर होगी, एक डबल बॉन्डेड O और OH, तो इसको भी चाहिए डबल बॉन्डेड O एक OH, इसको भी चाहिए डबल बॉन्डेड O एक OH, इसको भी चाहिए डबल बॉन्डेड O एक OH। ये इसका फिगर आ गया। अब ये कैसा फिगर है, साइक्लिक फिगर है, तो नाम दिया जाता है साइक्लिक, ऐसे देते सॉरी, नाम दिया जाता है ट्राई
साइक्लिक मेटा फास्फोरिक एसिड, ट्राई, ठीक है, साइक्लिक मेटा फास्फोरिक एसिड। अब इसका कैसे फिगर बनेगा, इसी में एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो, तो जब एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन और बढ़ा दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो। और फिर हर एक फास्फोरस को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH, ये तो हर एक फास्फोरस के पास होगा ही होगा। ये देखो मेरे दोस्त, ये आ गया। अब ये क्या है, ये टेट्रासाइक्लिक है, तो टेट्रा साइक्लिक मेटा फास्फोरिक एसिड। थोड़ा सा डेंस लिख रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा हूं साफ साफ लिखूं जैसे एक ही स्क्रीन में आ जाए। अब N क्या होगा, तो N मेंबर की कोई रिंग तो बना नहीं पाओगे, तो ये क्या होता है, ओपन चेन में खुल जाता है। क्यों, क्योंकि N मेंबर की रिंग कैसे बनाओगे, तो ये इसी तरह का अरेंजमेंट है, बस ओपन कर दो। तो इसी अरेंजमेंट को जब ओपन कर दोगे तो हर एक के पास ये बात तो रहेगी, तो बस ये ऐसे चलता चला जाएगा इस तरह से दोस्त, ये ऐसे आगे भागता चला जाएगा। ये देखो ऐसे ऐसे, इसको क्या कहेंगे, N पॉली मेटाफास्फोरिक एसिड, साइक्लिक नहीं लगाएंगे। N का मतलब क्या होता है, पॉली मेटाफास्फोरिक एसिड, तो इसका नाम हो जाता है पॉली मेटाफास्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाता है, पॉली मेटाफास्फोरिक एसिड इसका। तो जरा देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इतना काम किया, फास्फोरस एसिड को बेस बनाया। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि हमें बेस किसको बनाना है, दोनों में मैंने बेस सेम बनाया है। सेम बेस बनाने से क्या है, बच्चे को एक ही तरह से, एक की प्रिपरेशन कर लो तो दूसरे की अपने आप प्रिपरेशन हो जाती है। कैसे करोगे, गौर समझो। हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। कैसे अरेंज करोगे, मेटाफास्फोरिक एसिड है, उसके 2 मोल से वाटर निकाला, पायरो लगा दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, हाइपो लगा दिया। मेटाफास्फोरिक, देखो फास्फोरिक एसिड के 2 मोल से वाटर निकाला, पायरो लगा दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, क्या लगा दिया, हाइपो लगा दिया, ठीक है। एक ऑक्सीजन दे दिया, फास्फोरिक एसिड आ गया। फिर 2 मोल से वाटर निकाला, पायरो लगा दिया, फिर मैंने 1 मोल से वाटर निकाल के बताया कि ये होता है मेटाफास्फोरिक एसिड, ये अनस्टेबल है, इसी वजह से ये ट्राइमराइज हो जाता है, टेट्रामराइज हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है। ट्राइमराइज हो गया तो ट्राइसाइक्लिक मेटाफास्फोरिक एसिड, टेट्रामराइज हो गया टेट्रासाइक्लिक फास्फोरिक एसिड, और N नंबर ऑफ लग गए तो पॉलीलिनियर मेटाफास्फोरिक एसिड। अब जरा देखो यार दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल, ये जो बना है इससे भी एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो जब इससे एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो देखो ये फिगर आ जाएगा। जब आप इससे एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो ये फिगर आ जाएगा। बीच वाला ऑक्सीजन हमने कम कर दिया, ये वाला, ये देखो। अब इसका क्या कहते हैं, इसका हुआ H4P2O6, इसका नाम होता है हाइपो, कुछ कम होने में हम लोग हाइपो लगाते थे, तो नाम हो जाता है हाइपो फास्फोरिक एसिड। तो ये क्या हो जाता है, हाइपोफास्फोरिक एसिड हो जाता है। इतने फिगर है, और इतने फिगर को आपको दिमाग में बैठाना बहुत इजी है। मुझे तो इस फ्लो चार्ट से ही याद रहते हैं, सिंपल सी बात है। मैं बस फास्फोरस एसिड को पकड़ता हूं, 2 मोल से वाटर निकाल के पायरो चिपका देता हूं, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, ठीक है, तो उसको हाइपो चिपका दिया, और हाइपो को ही फास्फिनिक एसिड कहते हैं। फिर एक ऑक्सीजन दे दिया तो क्या आ गया, आर्थोफास्फोरिक एसिड। फिर 2 मोल से वाटर चिप लगाया, 2 मोल से वाटर निकाला, फिर पायरो चिपका दिया, पायरोफास्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन कम कर दिया, हाइपोफास्फोरिक एसिड। अब 1 मोल से वाटर निकाला तो मेटाफास्फोरिक एसिड आया। मेटाफास्फोरिक अनस्टेबल होता है, तो ये क्या हो गया, ट्राइमराइज हो गया, टेट्रामराइज हो गया, और पॉलीमराइज हो गया। ट्राइमराइज हो गया तो ट्राइसाइक्लिक मेटाफास्फोरिक एसिड, टेट्रामराइज हो गया तो टेट्रासाइक्लिक मेटाफास्फोरिक एसिड, और पॉलीमराइज हो गया तो लीनियर पॉली मेटाफास्फोरिक एसिड, लीनियर पॉली मेटाफास्फोरिक एसिड। अब आपको कुछ खास बात बताते हैं। पहली बात तो मैंने ये बताई, ठीक है। अब और कुछ खास बातें जो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है, आपको समझना है। हाँ, अब देखो जरा कुछ, पहला पॉइंट क्या है, हर एक ऑक्सो एसिड के पास इतना पार्ट जरूर होगा, हर एक ऑक्सो एसिड के पास इतना पार्ट जरूर होगा। ये कॉमन पार्ट है हर एक ऑक्सो एसिड में, कॉमन पार्ट फॉर, ठीक है, ऑल ऑक्सो एसिड। जितने भी ऑक्सो एसिड होंगे उनके पास ये पार्ट जरूर होगा। दूसरी बात,
इस पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा, sp3 किसमें? ऑल ऑक्सो एसिड में। जितने भी ऑक्सो एसिड मैंने बनाए हैं उन सभी में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 जरूर होगा। तो यदि आपको फिगर ना भी आए तब भी आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, यदि वो पूछ रहा है, यदि वो पूछ रहा है तो ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट गौर समझिए, यदि किसी के पास पीएच बॉन्ड है तो वो वाला ऑक्सो एसिड जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। यदि किसी के पास पीएच बॉन्ड है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑक्सो एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सो एसिड जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता है तो बच्चा टेंशन में आ जाता है कि कैसे बताएं। तो जरा देखो H3PO2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पास 2 पीएच बॉन्ड है। H3PO3 इसके पास 1 पीएच बॉन्ड है। इनका फिगर तो जानते ही हो ना मेरे दोस्त, ये देखो इतना पार्ट तो कॉमन है। अब इसके बाद बचा क्या? हाइड्रोजन बचे, इतना पार्ट तो कॉमन है। इसके बाद एक H बचा, फिर ये देखो है, तो इन सबके पास क्या है? बॉन्ड है। तो इन जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यदि किसी के पास पीएच बॉन्ड है, यदि किसी के पास पीएच बॉन्ड है तो मेरे दोस्त वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इतनी बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई जो तुमसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर। अब जरा फोर्थ नंबर समझो बेटा क्या है। फोर्थ नंबर है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट आपके पास जो पूछा जा सकता है वो है H3PO4 का। H3PO4 को लो टेम्परेचर पे हीट किया जाए, जैसे 523 केल्विन पे। ध्यान रखिएगा मैंने केल्विन लिखा, हो सकता है वो सेंटीग्रेड लिखे तो कंफ्यूजन आ जाए। 523 पे हीट किया जाएगा तो ध्यान रखना 2 मोल से वाटर निकालना है, 2 मोल से, ठीक है, वाटर निकालना है। ये देखो, तो तुम 2 निकालना है या रिलीज करना है, कुछ भी लिख लो। तो 2 मोल से वाटर रिलीज करोगे ऐसे। मगर यदि यही चीज 800 केल्विन के आसपास की जाए, 873 केल्विन के आसपास, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसपास, ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? लगभग 250 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, तो ये लगभग आ जाएगा 170 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हाई टेम्परेचर पे किया जाता है तो 1 मोल से वाटर निकालना है, तो 1 मोल से वाटर रिलीज करोगे। अब जरा बताओ, जब 1 मोल से वाटर रिलीज करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर। और जब मेरे दोस्त 2 मोल से वाटर निकालोगे तो इसके जब 2 मोल से वाटर निकालोगे तो H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड आंसर आएगा। तब आंसर क्या आएगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये देखो बना रखा है, अभी देख लो। जब इसके 2 मोल से वाटर निकाला है तो देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड आंसर आया H4P2O7, और जब 1 मोल से वाटर निकाला है तो HPO3 आया है। ठीक है, तो बात समझ पाए क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट क्या है? लो टेम्परेचर पे हीट करोगे तो 2 मोल से वाटर निकलेगा, आंसर बनेगा क्या? पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। 1 मोल से वाटर कब निकलेगा? जब हाई टेम्परेचर होगा तो 1 मोल से वाटर निकलेगा और आंसर क्या आएगा? HPO3। ठीक है, क्योंकि 1 मोल से वाटर निकाल दो तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 1 ऑक्सीजन कम हो गया, यही तो बचा। अब जब इसके 2 मोल वाटर लेके निकालोगे तो ये आंसर आएगा। इसके 2 मोल करोगे तो 2 मोल करने में कितना हो गया भाई? 2 मोल करोगे तो H6 हो गया, P2 हो गया, O8 हो गया। अब इससे वाटर निकालो तो ये बात बच जाएगी, है कि नहीं? देखो H4P2O7, 2 हाइड्रोजन चले गए, 1 ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो कैसे करना है? तो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में इतनी बात हमें याद होनी चाहिए, आराम से आंसर आ जाएगा। याद कैसे करोगे? देखो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं जैसे आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, जरा समझिएगा। देखो फास्फोरिक एसिड को पकड़ा, फास्फोरस एसिड को पकड़ा, 2 मोल से वाटर निकाल दिया, पायरो लगा दिया, ऑक्सीजन कम कर दिया, हाइपो लगा दिया, फिर 1 ऑक्सीजन दे दिया, फास्फोरिक एसिड आ गया। 2 मोल से वाटर निकाल दिया, पायरो लगा दिया, 1 ऑक्सीजन कम कर दिया, हाइपो लगा दिया, फिर
1 मोल से वाटर निकाला, मेटाफॉस्फोरिक एसिड आया, ये अनस्टेबल होता है तो ट्राइमराइज हो गया, तो ट्राइसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रामराइज हो गया तो टेट्रासाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और पॉलीमराइज हो गया तो पॉलीलिनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीलिनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इतनी बात आप लोगों ने कर ली कि हाँ सर हम लोग किस तरह से इसके फिगर करेंगे और किस तरह से इनकी बातों को याद रखेंगे। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, अब देखो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। वैसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। पहली बात, ये वीक एसिडिक होते हैं, वीक एसिडिक इन नेचर। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरी बात क्या है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है, गौर से जरा ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, मगर यहां पर देखो उल्टा है। इसी वजह से ये बता रहा हूं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। और आंसर देखो मैंने अपोजिट लगा रखा है। तो किसी ने रीजन पूछा कि ऐसा क्या रीजन है, तो रीजन क्या बताओगे जरा समझना। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ ओ डबल बॉन्ड पी बॉन्ड। कैसे है इस बात को मेरे दोस्त मैं डिस्कस करके बताता हूं। जरा देखो यार, ये इस तरह से बना है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं। ये देखो, ये इस तरह से H H OH। ये दोस्तों कैसा है, इस तरह से H OH OH। ये कैसा है, ये इस तरह से। अब बातों को जरा अच्छे से समझिएगा कि ये क्या बात बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं। देखो, इसका आई इफेक्ट कैसा है, इसका आई इफेक्ट। तो यदि इसके आई इफेक्ट की बात करें दोस्त, तो इसका आई इफेक्ट कैसा है, हर एक में बना देता हूं। इसका आई इफेक्ट कैसा है, तो इसका आई इफेक्ट है कैसा, माइनस आई इफेक्ट है, डबल बॉन्ड है ना। तो जब माइनस आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ कराएगा, यहां पे प्लस आया, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ करा, सॉरी डायरेक्शन गलत लग गई, 1 2 3। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ कराएगा, तो माइनस चार्ज खिंच जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेट आयन की स्टेबिलिटी करते हो ना। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि चार्ज खींच लेगा, माइनस चार्ज खींच लेगा तो चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। मगर ये पूरा का पूरा माइनस आई इफेक्ट एक OH को मिल रहा है ना, पूरा माइनस आई ऑफ O डबल बॉन्ड P, ठीक है, एक OH को मिल रहा है। किसको मिल रहा है, एक OH को मिल रहा है, एक OH को। अब यहां पर चेक करो, यहां पर जब इसका माइनस आई इफेक्ट है वो कितने OH में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां पे 2 OH है ना, तो यहां पर 2 OH को मिल रहा है। अब 2 OH को मिलेगा तो थोड़ा कम कम मिलेगा भाई, उतना प्लस चार्ज तो उतना ही आया, मगर 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां पर जो प्लस चार्ज आया वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो चार्ज को कम करेगा, और वही प्लस चार्ज यहां 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो और कम करेगा, है ना। पूरा माइनस आई इफेक्ट कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 OH में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो सबसे ज्यादा चार्ज कम यहां पर होगा, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, जर्नली क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड यदि पूछी जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, यदि ऑक्सो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये देखो ऐसे, जैसे किसी ने कहा बताओ जरा इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो हम ऐसे कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों सबको पता है कि ये +4 है और ये +6 है। ऐसे किसी ने पूछा यार इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर बताओ, गौर से देखिए कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर बताओ, HNO2 HNO3,
HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है +3, ये क्या है मेरे दोस्त +5, +3 +5। अब यहां पे आ जाओ, ये क्या है +1 +3 +5 +7। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये देखिए ऐसे। मगर ये बात यहां पर अप्लीकेबल नहीं है, इस पर अप्लीकेबल नहीं है, तो इसको जरा ध्यान रखिए। यहां पर आप चेक करो अच्छे से, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में अप्लीकेबल नहीं है। जनरली क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है यदि क्या है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है ऑक्सो एसिड की। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है ऑक्सो एसिड की। ठीक है, लिख देता हूं। डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होगा, ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि नाइट्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा आर्थोफास्फोरिक एसिड से, आर्थोफास्फोरिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, आर्सेनिक एसिड से, ये हम कहना चाहते हैं। तो इतनी बात हमारे पास आ गई कि हाँ यार एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे ऑक्सो एसिड की। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। आपने ऑक्सो एसिड के फिगर पढ़ लिए, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लिया। अब करते हैं क्या, रिएक्शन। तो जरा देखिए, अब हम लोग हेडिंग डालना है रिएक्शन ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड की रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सो एसिड में क्या बात इंपॉर्टेंट है, जरा देखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड। क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मेरे दोस्त क्या होता है, HNO3। ये देखो नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गौर से जरा नाइट्रिक एसिड की बात सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रिक एसिड जो होता है तीन तरह का होता है। एक होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, एक होता है मेरे दोस्त डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एक होता है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये देखो, अब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये जो होता है वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मगर ध्यान रखिए तीनों के तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर है। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एक वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, और खुद में एसिड तो है, एसिड तो है ही है, मगर ये इस तरह से काम करते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इनकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो जरा देखो रिएक्शन कैसे करनी है और कहां पे करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसंट्रेट HNO3 वाली रिएक्शन। तो जरा देखो, अब हम रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेट HNO3 वाली, रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेट HNO3। देखो कंसंट्रेट HNO3 जब भी कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो अपने को क्या करता है, अपने को कन्वर्ट कराता है हमेशा किसमें, NO2 में। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहां पर इसकी हो गई 4। यदि मेरे दोस्तों ये बताओ कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सेल्फ में क्या करेगा, रिडक्शन। तो देखो ये सेल्फ में क्या कर रहा है, यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो सेल्फ में इसने क्या किया है, रिडक्शन किया है। ये देखिए ऐसे +5 से +4, +5 से +4 जाना रिडक्शन है, तो सेल्फ में रिडक्शन करता है। और सेल्फ में रिडक्शन करके बनाता क्या है, ये क्या होता है, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर
की गैस होती है। कौन? NO2। NO2 जो होती है वो ब्राउन कलर की गैस होती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो यार, तो HNO3 की आधी रिएक्शन तो हमें पता चल गई कि HNO3 किस में जाएगा? NO2 में। अब हमें आधी रिएक्शन पर फोकस करना है कि बची हुई आधी रिएक्शन क्या होगी, किस तरह से काम करेगी, ठीक है ना दोस्त। हमें क्या है, बची हुई आधी रिएक्शन पर फोकस करना है। तो गौर से ध्यान दीजिए, हम बची हुई आधी रिएक्शन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं आपको अगले पेज में ले चलता हूं, ठीक है, जैसे आप रिएक्शन को लिख पाओ और समझ पाओ। देखो, एक साथ आपको 100-200 रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। पाश्चन, आसाम की पिक्स, ब्राउन कलर की जगह कम है परी बार्सिलोना, बार्सिलोना। ये देखो जरा, इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखो कैसे काम करेगा, अभी समझाता हूं। इसमें बहुत सारी रिएक्शन छुपी हुई हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लो। पाश्चन आसाम की पिक्स, ठीक है, ब्राउन कलर की है परी बार्सिलोना। पाश्चन आसाम की पिक्स, पाश्चन सीरीज आपने पढ़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए वर्ड यूज किया है। आसाम तो आप जानते हैं कि स्टेट का नाम है। पिक्स तो आप डेली दिन में 100-200 खींच डालते होगे, है ना। अब ब्राउन कलर तो जानते ही हैं। तो जरा देखो, ये सारी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 की है। ये सारी रिएक्शन दोस्त किसकी है? कंसंट्रेट HNO3 की है। गौर समझिएगा, ये सारी रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 की है। और 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, आप देखते जाओ बस। ब्राउन कलर क्या बता रहा है? ब्राउन कलर ये बता रहा है इन सभी रिएक्शनों में NO2 रिलीज होगा। इन सभी रिएक्शनों में NO2 रिलीज होगा। नाइट्रिक एसिड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और वो NO2 गैस कैसी है? ब्राउन कलर की है। ये इसके कलर को बता रहा है यहां से यहां तक कि यार जो बाई प्रोडक्ट है वो NO2 गैस होगा, ऊपर से उसका कलर कैसा होगा? ब्राउन। इतनी बात हो गई। अच्छा देखो, ये लिखे मेटल, पहले लिखे पीरियोडिक टेबल जैसे लिखी जाती है वैसे ही लिखा है। ये लिखे मेटलाइड, मैंने पीरियोडिक टेबल जैसे लिखते वैसे ही लिखी है। ये लिखे नॉन मेटल, जैसे बच्चों को दिक्कत ना आए। अब देखना, मिनटों में खत्म करने वाला हूं, ठीक है। आप सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि क्या बताने जा रहा हूं। तो पाश्चन आसाम की पिक्स, ठीक है, पाश्चन आसाम की पिक्स ब्राउन कलर की है परी बार्सिलोना। आपने बोला कि यार वो पश्चिम वाला जो आसाम का पार्ट है ना, उसकी पिक्स ब्राउन कलर की हैं। परी लड़की का नाम है, बार्सिलोना, बार्सिलोना मैंने चिपकाया है, फुटबॉल का क्लब होगा, आप सभी लोग जानते हैं, जिससे मेसी खेलता है, बार्सिलोना, ठीक है। तो मैंने कहा बार्सिलोना भी एक ऐसा टर्म है जो हर बच्चे को याद ही होता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा इतना तो जरूर फॉलो करता है कि हाँ यार इस समय वर्ल्ड में बेस्ट फुटबॉलर कौन है ना। तो इस बात को वो फॉलो करता ही है। तो 2 ही 3 नाम है, ठीक है, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो सकता है, मेसी हो सकता है, नेमार हो सकता है, या एसेट्रा और भी बहुत हो सकते हैं, सबका अपनी अपनी पसंद है। तो इसलिए मैंने वहां से एक बार्सिलोना चुरा लिया, ठीक। तो जरा देखो, पाश्चन आसाम की पिक्स पाश्चन आसाम की पिक्स ब्राउन कलर की है परी बार्सिलोना। काम कैसे करता है देखना, 2 मिनट में सारी रिएक्शन खत्म। मैंने कहा कि जैसे पीरियोडिक टेबल लिखी है वैसे लिखा है। ये मेटल है, ये मेटलाइड है और ये नॉन मेटल है। अब गौर से समझो, खेल खत्म करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो बस एक ही चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए, ऑक्सो एसिड विथ स्टेबल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सो एसिड बनाएंगे और स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। अब बताओ, नॉन मेटल P से कौन स्टार्ट होता है? देखना, अपने आप समझ जाओगे। P से कौन स्टार्ट होता है? फास्फोरस। तो इसका मतलब यदि फास्फोरस की रिएक्शन किसी ने HNO3 से करा दी तो हम क्या बनाएंगे? फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 5, और उसका ऑक्सो एसिड क्या है? H3PO4। बस बना दो।
और ये किस में चेंज हो जाएगा, NO2 में, क्योंकि हर रिएक्शन में NO2 निकलेगी, हो गई रिएक्शन। बस आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सो एसिड बना देना है और पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबको पता है नॉन मेटल है तो P से 2 नॉन मेटल का नाम बताओ, P से एक ही नॉन मेटल है फास्फोरस, तो पहचानने में दिक्कत ही नहीं आएगी। अब सबको पता है I से एक ही नॉन मेटल है आयोडीन, तो किसी को दिक्कत ही नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा यहां पर कोई 7 वाला मत बना देना, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए हम लोग इसको बनाना प्रीफर करते हैं। C से क्या होता है, कार्बन। अब यहां पर जरा गौर से बात को समझिएगा, बनता क्या है, कार्बोनिक एसिड बनता है, मगर हम सभी जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो ये फर्दर ब्रेक हो जाता है किसमें, ये। तो हमें लगता है कुछ अलग काम हुआ है, नहीं दोस्त, अलग काम नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। वो हमारा थोड़ा सा धोखा है कि हमें ये बात नहीं पता चली। और आप जानते हो इसके रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, H2SO4। तो ये रिएक्शन खत्म हुई। आप ऊपर का बस पार्ट याद रखो कि यार पाश्चन आसाम की पिक्स, ठीक है, ब्राउन कलर की है, परी बार्सिलोना। आप ऐसे सेट करोगे, मैं अभी पूरा सेट कर दूंगा, टेंशन ना लो, बस बैठे रहो, है ना, बैठे रहो, समझते रहो, 1 मिनट में सेट कर देता हूं। पाश्चन आसाम की पिक्स फाइबर्स, पाश्चम आसाम की पिक्स ब्राउन कलर की है, परी बार्सिलोना। पाश्चम आसाम की पिक्स ब्राउन कलर की है, परी बार्सिलोना। पाश्चन क्या है, मेटल, सॉरी आसाम क्या है, मेटलाइट, पिक्स क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। तो देखो नॉन मेटल और मेटलाइट का आंसर सेम है, नॉन मेटल और मेटलाइट का आंसर सेम है। ये भी क्या करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सो एसिड में। सेम आंसर, ऑक्सो एसिड विद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। भाई बात ये भी ना कि ऑक्सो एसिड तो बहुत सारे हैं, तो सर हम कौन सा ऑक्सो एसिड बनाए, वो ऑक्सो एसिड बनाओगे जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा हो। ए का मतलब क्या होता है, आर्सेनिक। एस का मतलब क्या होता है, Sn। एस का मतलब क्या होता है, Sb, ठीक है। ये देखो Sn, Si भी कर सकते हो, ये है, ज्यादा एलिमेंट नहीं है। ये जो बचा हुआ A और M है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो बच्चों ने कहा सर A और M लगाया क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला वर्ड लगाते तो आपको अच्छा ना लगता, है ना, कि ASS लगाते तो आपको मजा ना आती, अच्छा ना फील होता, इसलिए मैंने AM और जोड़ दिया, आसाम कर दिया, ठीक है ना, कि जैसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, अच्छा फील हो। अब इसमें क्या बनेगा, तो सभी बच्चों को पता है इसमें क्या बनेगा, ऑक्सो एसिड बनाओ। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 5 होती है यार, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो जो नाइट्रोजन की होगी, फास्फोरस की होगी, वही तो आर्सेनिक की होगी। Sn की कितनी होती है, Sn की 4 होती है, कार्बन फैमिली का है। ये देखो Sb नाइट्रोजन फैमिली का है, तो वही होगी 5। ये देखो ऐसे। अब यहां जाओ मेटल पे, तो बात समझ में आई। अब हम कैसे पकड़ेंगे, पाश्चन आसाम की पिक्स ब्राउन कलर की है, परी बार्सिलोना। पाश्चन मेटल है, आसाम मेटलाइड है और पिक्स नॉन मेटल है। मेटलाइड और नॉन मेटल दोनों ऑक्सो एसिड बनाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ऐसे याद रखोगे कि मेटलाइड और नॉन मेटल दोनों H2SO4 दोनों HNO3 के साथ, सॉरी, दोनों HNO3 के साथ क्या बनाते हैं, कंसंट्रेट, दोनों HNO3 के साथ क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड बनाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन नंबर के। और HNO3 के रिस्पेक्ट में क्या रिलीज होती है, NO2। बन गया, इतनी रिएक्शन कर दी। अब इधर आ जाओ, मेटल P। अच्छा मेटल बनाता क्या है ये तो लिख दूं, पहले कॉन्सेप्ट चिपका देता हूं। तो जरा देखो यार, कॉन्सेप्ट चिपका रहा हूं। मेटल क्या करते हैं, मेटल जो होते हैं कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करते हैं। मेटल जो होते हैं वो कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करते हैं और बनाते क्या है, मेटल नाइट्रेट विद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, PaSCHEN। जरा गौर समझिएगा, P से लेड, A से सिल्वर, S से Sn, C से कॉपर, H से Hg, E से Fe। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है फोकस करना पड़े,
N से Zn, मैंने इनके दूसरे लेटर लिए हैं, पहला लेटर नहीं लिया, बाकी सबका पहला लिया है, इनका दूसरा लिया है। ये देखो, ऐसा क्यों किया है? ऐसा मेरे दोस्त इसलिए किया है कि आप आसानी से एक ऐसा नाम पकड़ सको जो तुम्हें पहले से ही आता है, पास्चन। नहीं तो फिर नाम चेंज करना पड़ता, तो उस नाम को याद रखना पड़ता। तो निमोनिक्स ऐसा बनाते हैं जैसे बच्चे आसानी से इस चीज को कर लें। तो देखो, पास्चन क्या है? पास्चन वो मेटल है जो कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? मेटल नाइट्रेट विद हायर ऑक्सीडेशन नंबर, और साथ में क्या रिलीज करेंगे? NO2, और साथ में क्या रिलीज करेंगे? NO2। अब इसके हायर ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल नाइट्रेट बताओ। पीबी की हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कोई 4 मत बोल देना, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसी चाहिए? स्टेबल। 4 अनस्टेबल होती है। सिल्वर की कितनी होती है? 1। ऐसा ध्यान रखना, ये मैंने लिखा है मगर इसका कोई काम नहीं है। थोड़ा सा सेटिंग पर भाई फोकस करोगे, ठीक है? सेटिंग का थोड़ी सी जिम्मेदारी है। एसएन से कुछ नहीं होना है, इस एस का कोई मतलब नहीं है। इस एस का मतलब उसमें आता है, इसको हटा देता हूं। इस एस का मतलब इसको यहां पे इसका मना कर दो, है ना? ये देखो उड़ गया, इसको ऐसे कर दीजिए। 1 मिनट प्यारे बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं। तो अब जरा देखो क्या आया, इधर ध्यान दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं। कॉपर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है मेरे दोस्त? 2। Hg की मैक्सिमम कितनी होती है? 2। Fe की कितनी होती है? 3। Zn की कितनी होती है? 2। ये आंसर आ गए इनके। ये देखो, तो मैंने क्या बताया? पास्चन आसाम की पिक्स, ठीक है, ब्राउन कलर की है, परी बार्सिलोना। ब्राउन कलर ये बता रहा है ये सब कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन है और इन सब में NO2 रिलीज होगी। पास्चन मेटल है, ये क्या बनाएगा? हायर ऑक्सीडेशन नंबर के मेटल नाइट्रेट। पास्चन मेटल है, क्या बनाएगा? हायर ऑक्सीडेशन नंबर के मेटल नाइट्रेट। आसाम और पिक्स मेटल और मेटलाइड है, ये क्या बनाएंगे? ऑक्सो एसिड हायर ऑक्सीडेशन नंबर के। ये क्या बनाएंगे? ऑक्सो एसिड हायर ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा बातों को और आगे ले चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि ये परी क्या है। परी जो है अनरिएक्टिव मेटल है। ये कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं करते। कौन कौन नहीं करता? परी नहीं करते। PARI, पापा की परी। PTAU, ठीक है, RH और IR, ये जो एलिमेंट है ये कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं करते। ये पूछा जाएगा तुमसे कि कौन से एलिमेंट है जो कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं करते, तो क्या बताओगे? परी नहीं करते। परी मतलब PTAU, RH, IR। परी जो होते हैं वो कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं करते, मतलब इनर्ट एलिमेंट होते हैं, किसी भी तरह के HNO3 से रिएक्शन नहीं करते। ये एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होते हैं। ना तो ये कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करते हैं, ना कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करते हैं, मगर उनका जो मिक्सचर एक्वा रेजिया होता है उससे रिएक्शन करते हैं। तो परी वो एलिमेंट है जो कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है, बचा क्या पढ़ाने को? बार्सिलोना। बार्सिलोना बच्चों क्या होता है, जरा इस बात को समझाता हूं। देखो बार्सिलोना क्या है, इसको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो ये एक हमारे पास मेटल है इस तरह से, ठीक। अब बार्सिलोना वो एलिमेंट है जो पहले इससे रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या करते हैं? इनके ऊपर एक लेयर बना देते हैं इस तरह की। रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके इनके ऊपर इस तरह की एक लेयर चढ़ा देंगे, ऐसे इस तरह की ऑक्साइड की फिल्म। ये देखो इस तरह की लेयर चढ़ा देते हैं, वेरी थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, सो फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो जरा देखो ये क्या करते हैं, बार्सिलोना वो एलिमेंट है जो शुरुआत में रिएक्शन करेंगे मगर मेटल के ऊपर एक लेयर बना देंगे ऑक्साइड की, जिसकी वजह से फर्दर पेनेट्रेशन नहीं हो पाता है, मतलब कंसंट्रेट HNO3 फिर रिएक्शन नहीं कर पाता है।
ये रिएक्शन ही नहीं करते, दोनों में डिफरेंस समझो, ये रिएक्शन ही नहीं करते मगर ये रिएक्शन करके लेयर बनाते हैं, और जो रिएक्शन करके लेयर बनाते हैं मेरे दोस्त उन्हीं को कहा जाता है पैसिव एलिमेंट। एक टर्म यूज होता है पैसिव एलिमेंट। पूछेगा इनमें से कौन से पैसिव एलिमेंट है या इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कंसंट्रेट HNO3 के साथ या HNO3 के साथ एक थिन ऑक्साइड की लेयर बना देता है, तो आप इन्हीं का नाम लोगे, किनका? बार्सिलोना का। इन्हीं का नाम लोगे, किनका? बार्सिलोना का। ठीक है, कौन होते हैं बार्सिलोना? जगह खत्म हो गई तो यहां लिख देते हैं। बार्सिलोना में कौन कौन आएगा इसको जरा समझो। देखो पहले इसको इधर देख लो, ये देखो हम लोगों ने ये लिखा है कि बार्सिलोना है। अब बार्सिलोना में कौन कौन आता है जरा देखो, ये देखो PE, ठीक है, यहां पे कॉपर, क्रोनियम, कोबाल्ट, ए से एल्युमिनियम, यहां अलग अलग कर सकते हो। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मेरे दोस्त। तो यहां से थोड़ा सा ऊपर से उठा लो, BA, तो BE, ए से एल्युमिनियम, 6 एलिमेंट होंगे, N से और A से। वहां गोल्ड हो चुका है, सिल्वर हो चुका है, ठीक है, BE, एल्युमिनियम, क्रोनियम, और एक एलिमेंट बचा है N से निकल। ये हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। ये बाकी का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ये एलिमेंट पैसिव एलिमेंट हैं जो क्या कर देंगे? ऑक्साइड की फिल्म बनाएंगे। तो जरा बापों को अच्छे से समझो। पाश्चन आसाम की पिक्स, ठीक है, ब्राउन कलर की है, परी बार्सिलोना। अब पूरा स्टेटमेंट हो गया है और रिएक्शन भी लगभग हो गई है कंसंट्रेट की। तो कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन हो गई है, तो जरा देखो ये कैसे होती है। पाश्चन आसाम की पिक्स ब्राउन कलर की है, परी बार्सिलोना। पाश्चन मेटल है, क्या बनाएगा? मेटल नाइट्रेट विद हायर ऑक्सीडेशन नंबर। आसाम और पिक्स नॉन मेटल है, क्या बनाएंगे? ऑक्सो एसिड विद हायर ऑक्सीडेशन नंबर। परी वो है जो रिएक्शन नहीं करते, बार्सिलोना वो है जो थिन लेयर फॉर्म करते हैं, किसकी? ऑक्साइड की। बस तुम्हें ऐसे याद रखना है। ये जितनी रिएक्शन है सब खत्म हो गई, जितनी रिएक्शन है सब खत्म हो गई। और चाहो तो इनको लिख लिख के बैलेंस करो। और इन सब का बाई प्रोडक्ट क्या है? NO2। इन सब में NO2 निकलेगा। इन सब का बाई प्रोडक्ट क्या है? NO2। इन सब में NO2 निकलेगा। बात खत्म हो गई। ज्यादा टेंशन को अपने को लेना ही नहीं है। समझ रहे ना कैसे रिएक्शन करोगे? बहुत क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था इसी से। तो जरा समझो, क्या? पाश्चन आसाम की पिक्स, ठीक है, ब्राउन कलर की है, परी बार्सिलोना। पाश्चन मेटल है, क्या बनाएंगे? मेटल नाइट्रेट विद हायर ऑक्सीडेशन नंबर। आसाम और पिक्स, ठीक है, मेटल नॉन मेटल है, ये मेटलाइड और नॉन मेटल है, ये क्या बनाएंगे? ऑक्सो एसिड विद हायर ऑक्सीडेशन नंबर। परी रिएक्शन नहीं करते, बार्सिलोना पैसिव होते हैं, ऑक्साइड की फिल्म फार करते हैं। अब कहानी को अभी और बढ़ाते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं है दोस्त। आपने 3 तरह के HNO3 पढ़े हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर नेक्स्ट, गौर समझिएगा। डाइल्यूट HNO3 react with Paschen only। देखो जो डाइल्यूट HNO3 होता है वो सिर्फ पाश्चन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, जरा इस बात को समझना। ये जो होता है सिर्फ पाश्चन से रिएक्शन करेगा, पाश्चन मतलब मेटल से, और बनाएगा क्या? गौर से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि बनाता क्या है। बनाएगा क्या? लोअर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट। तो दोस्त क्या बनाएगा? लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल नाइट्रेट बनाएगा ये डाइल्यूट HNO3। हायर का नहीं, मतलब PASCHEN। बस थोड़ी सेटिंग का ध्यान रखना, ठीक है। मेरी सेटिंग है तो मुझे हमेशा याद रहती है कि कैसे सेट किया है मैंने। आप बस 1-2 बार सेटिंग को रिवाइज करना कि P का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, हमेशा दिमाग में छपा रहता है
क्योंकि ये सब मैंने ही सेट किया है ना, मेरे ही न्यूमोनिक्स है, तो मेरी सेटिंग होने की वजह से मुझे याद रहता है। तो देखो ये क्या है, पीबी एजी। अब देखो वहां पर मैंने एस कटा दिया था, मगर यहां पर इसका क्या है, एसएन है, गौर समझना, यहां पर मैंने इसको कट कर रखा है, ये देखो, मगर वहां वाले में मैंने एसएन लिख दिया। अब तुम समझ गए होगे कि एस लिखा ही क्यों, जब वहां कट करना था तो ऐसा कोई नाम ढूंढते जिसमें एस होता ही ना, मगर उसकी यहां जरूरत पड़ने वाली थी ना, इसलिए किया है। सी वही कॉपर, एलिमेंट वही है, ई एफ ई और एन जेड एन, इनके सेकंड नंबर के एलिमेंट लिए हैं ऐसे। अब ये क्या बनाएंगे, मेटल नाइट्रेट विद लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। पीबी के लोअर और हायर सेम है। पीबी देखो +2 +4 शो करता है, मगर +4 स्टेबल ही नहीं होती है, तो इसका मतलब उसकी सिर्फ +2 है, तो लोअर और हायर सेम है, तो वही बनाएगा यार। जिसकी लोअर और हायर अलग अलग है उसके अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। अब जिनकी एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है तो उनके दो कैसे आ जाएंगे, तो पीबी लोअर में भी वही बनाएगा, हायर में भी वही बनाएगा, सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं। एचजी की भी आप जानते हो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो ये भी वही बनाएगा। कॉपर की हाँ, और Hg की, देखो Hg की दो होती है, +1 +2, तो इस बार देखो क्या बना है, +1 वाला बना है। Fe की भी दो होती है, +2 +3, तो इस बार देखो क्या बना है, +2 वाला बना है। अब Zn की दोस्त एक ही होती है, तो हायर भी यही है और लोअर भी यही है। ये देखो इसकी यहां पे +1 है, इसकी यहां पे +2 है, ठीक है कि नहीं। अब बचा कौन, कॉपर। कॉपर के बारे में बताता हूं, कॉपर यहां पे +2 वाला ही बनाएगा। तो किसी बच्चे ने कहा सर यार मजाक नहीं करो, आप लिख के आए हो क्या कि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का बनेगा, आप बनाओ, +2 कर रहे हो, तो खराब तो लगेगा बच्चों को, है ना। तो मेरे होते हुए बच्चों को खराब क्यों लगेगा, मैं हूं ना। पढ़ो जरा क्या लिखा है, लोअर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल नाइट्रेट। यार कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन नंबर इक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, इक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कॉपर +1 इक्वस सोल्यूशन में अनस्टेबल होता है, इसी वजह से ये +2 ही बना के रखता है, इसी वजह से ये +2 बना के रखता है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसकी +1 इक्वस सोल्यूशन में अनस्टेबल है, +1 इक्वस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इस वजह से मेरे दोस्त ऐसा करना पड़ता है। और ये अनस्टेबल क्यों होता है, ये डी ब्लॉक में चिपकाएंगे, बताएंगे कि +1 स्टेबल क्यों होता है। तो पहली बात समझ गए क्या हुआ है, खेल क्या है सॉरी बच्चों, खेल क्या है, बात समझ गए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, क्या हो रहा है। तो जरा देखो यार, मैंने क्या पढ़ाया आपको, ठीक है, पास्चन डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेगा तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के मेटल बनाएगा, और वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले दो ही हैं, बाकी सब में तो वही बनना है जो सेम वहां पे बना है। ये दो देखो, सिर्फ इन दो में चेंज आया है, बाकी सारे के सारे सेम है। ये +1 हुआ है, ये +2 है, बाकी जो मैंने पीछे बनाए थे वही यहां बनाए हैं, चेक कर लो। लेड +2 बनाया था, सिल्वर +1 बनाया था, कॉपर +2 बनाया था, और Zn +2 बनाया था। देखो +2, ठीक है, +2 +1 +2, अभी भी वही बनाया है, +2 +1 +2 +2, सिर्फ दो में चेंज आता है, कौन, Hg और Fe में, और किसी में नहीं। मगर बाई प्रोडक्ट में चेंज आता है, देखो इनके बाई प्रोडक्ट नहीं लिखे। बाई प्रोडक्ट कैसे होते हैं, तो जरा गौर से समझिएगा कि इनके बाई प्रोडक्ट हम कैसे पकड़ेंगे। ऊपर के चार कौन है, ऊपर के 4 NO गैस रिलीज करते हैं, नीचे के 2 N2O गैस रिलीज करते हैं, इनके बाई प्रोडक्ट अलग अलग है, बाई प्रोडक्ट पर फोकस होना चाहिए। ऊपर के 4 NO गैस रिलीज करते हैं, नीचे के 2 N2O गैस रिलीज करते हैं। ऊपर के 4 NO गैस रिलीज करते हैं, नीचे के 2 N2O, ऐसे याद रखना, या ऊपर के 4 NO, नीचे के 2 N2O। ऊपर के 4 लेड AS, ठीक है, S की तो अलग रिएक्शन है, CH, ऊपर के 4 यही तो है, S को छोड़कर, है ना। ऊपर के 4 NO, नीचे के 2 N2O, ऊपर के 4 NO, नीचे के 2 N2O गैस रिलीज करते हैं। बाई प्रोडक्ट इनके अलग है, डाइल्यूट HNO3 में NO2 गैस नहीं निकलेगी, डाइल्यूट HNO3 में NO गैस निकलेगी और N2O निकलेगी। तो इसकी सेटिंग ऐसे बनाई गई है कि जैसे आपको याद करने में दिक्कत ना आए, ऊपर के 4 NO, नीचे के 2 N2O, ऊपर के 4 NO, नीचे के 2 N2O,
नीचे के दो कौन है, Fe और ये, ऊपर के 4 कौन है ये। अब यार इसका बताता हूं कि ये क्या काम कर रहा है, Sn जो होता है वो बनाता है क्या, अमोनियम नाइट्रेट। इसका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होता है, ये देखो ऐसे बनाता है, क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा इससे रिएक्शन करके। ये बाई प्रोडक्ट है, सॉरी 1 मिनट इसको पूरा लिख दूं, नहीं तो गलत कर दोगे आप लोग। हाँ, कैसे बनाया, मेटल नाइट्रेट बनाया, SnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस अमोनियम नाइट्रेट। इसका बाई प्रोडक्ट अलग है, बाई प्रोडक्ट क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। ये देखो इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो दूसरों के बाई प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इसका बाई प्रोडक्ट समझो, देखो ये देखो, तो Sn जो होता है नाइट्रेट बनाएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर का, मगर इसका बाई प्रोडक्ट अमोनियम नाइट्रेट होगा, NO नहीं होगा। इसीलिए मैंने ऊपर के 4 में Sn नहीं, S काउंट नहीं किया है, S एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ आ रहा है। तो जब पास्चन डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के मेटल नाइट्रेट बनाता है। वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ Hg और Fe में पता चलेगी और किसी में पता नहीं चलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। लेड, सिल्वर, Zn, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर एक ही होती है। Zn की +2 होती, चाहे वो लोअर बोल लो चाहे हायर बोल लो। Hg की +1 होती, चाहे लोअर बोल लो चाहे हायर बोल लो। लेड की +2 होती, चाहे लोअर बोल लो चाहे हायर बोल लो। अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आती नहीं है। कॉपर की आती है मगर इक्वस सोल्यूशन में +1 स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से वो +2 बनाता है, और जिनकी अलग अलग स्टेबल है उनकी चेंज कर देता है। Sn एक अपना स्पेशल केस रख रहा है, मेटल नाइट्रेट बनाता है लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का, मगर बाई प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, और इस तरह से इसकी रिएक्शन आती है। अब जरा देखो यार, कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं। जब आपने इतना कर ही लिया है तो एक रिएक्शन आपको करके दिखा देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है। कॉपर प्लस कंसंट्रेट HNO3 आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, बताइए, तो कॉपर प्लस कंसंट्रेट HNO3 करोगे तो क्या आएगा, क्या पढ़ाया था, पास्चन। मेटल है तो तुम समझ लो पास्चन है, तो मेटल का क्या रूल था, हायर ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल नाइट्रेट बनाएगा प्लस NO2। तो कॉपर की हायर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +2, हायर ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल नाइट्रेट बना दिया और NO2 बना दिया, हो गया। अब डाइल्यूट HNO3 से करोगे तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल नाइट्रेट बनेगा, इसकी हायर और लोअर सेम है, और गैस कौन सी निकलेगी, तो ऊपर के 4 NO नीचे के 2 N2 हो, ऊपर के 4 में PAC, तो ऊपर के 4 आ गया, पास्चन है ना, तो क्या आएगा NO। देखो बाई प्रोडक्ट अलग अलग है, ये देखिए है। इस तरह से हम करेंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन मैंने एक भी नहीं किया, आप बस उसी से रिएक्शन अपने आप कर लोगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा देखो यार दोस्त, अब बात करते हैं कंसंट्रेट HNO3 की, कि कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन तुम कैसे, कंसंट्रेट HNO3 तो करा दिया, कंसंट्रेट H2SO4, सॉरी, रिएक्शन ऑफ H2SO4, देखो H2SO4 की रिएक्शन करके दिखाता हूं। तो देखो यार दोस्त, H2SO4 के बारे में पढ़ाता हूं कि H2SO4 होता क्या है। H2SO4 मेरे दोस्त दो तरह का होता है, एक होता है डाइल्यूट H2SO4 और एक होता है कंसंट्रेट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 और एक होता है कंसंट्रेट H2SO4। ये देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इस बात को जरा समझिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, जो डाइल्यूट H2SO4 होगा वो क्या काम करेगा, जो कंसंट्रेट H2SO4 होगा वो क्या काम करेगा। गौर से बात को समझिएगा, जो H2SO4 है वो दो तरह का है, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है, ये दोस्त सिर्फ एक ही काम करता है, एसिड होता है।
बस, और कोई काम नहीं करता। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है और सॉल्ट ऑफ एसिड 1 एसिड 2 वाली रिएक्शन देता है। सॉल्ट ऑफ एसिड 1 एसिड 2, समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? सॉल्ट ऑफ एसिड 1 एसिड 2, ध्यान है, जब किसी एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन किसी एसिड से कराई जाएगी तो क्या बनेगा, पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, इतना काम है। कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है बहुत खतरनाक चीज होता है, इसके पास बहुत सारे नेचर है। पहली बात तो ये एसिड है, दूसरी बात बच्चों ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, दूसरी बात क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तीसरी बात ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। चौथी बात मेरे दोस्त देखो गौर से, एसिड भी है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी है, डिहाइड्रेटिंग एसिड भी है, और सॉल्ट ऑफ एसिड 1 एसिड 2 तो अपना करता ही है। अरे यार ये रफ करने वाला कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, सॉरी बच्चों। देखो तो जो कंसंट्रेट H2SO4 है खतरनाक है, डाइल्यूट H2SO4 तो नॉर्मल एसिड है, वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन देगा, ये सॉल्ट ऑफ एसिड 1 एसिड 2 देगा। कंसंट्रेट H2SO4 एसिड बेस भी रिएक्शन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होगा, सॉल्ट ऑफ एसिड 1 एसिड 2 भी देगा, सॉल्ट ऑफ एसिड 1 एंड एसिड 2 भी देगा, समझो। तो पहले तो तुम रिएक्शन में ये पकड़ा करो कि कंसंट्रेट H2SO4 पड़ा है कि डाइल्यूट H2SO4, ऐसा नहीं कि रिएक्शन में जाके कूद गए। यदि रिएक्शन में जाके कूद जाते हो तो समझ लो गलत होना है क्वेश्चन। सबसे पहले ये पकड़ो कि भैया वो किस तरह का H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है या कंसंट्रेट H2SO4 है। और मेरे दोस्त यदि वो डाइल्यूट H2SO4 है तो रिएक्शन कैसे देगा, कंसंट्रेट H2SO4 है तो रिएक्शन कैसे देगा, जरा इसको समझो। अब मैं आपको कराता हूं रिएक्शन विद एलिमेंट, ये सब लैब रेजेंट है तो खूब रिएक्शन करते हैं। आप लोगों ने एक सीरीज पढ़ी होगी ECS सीरीज, ECS सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ध्यान है? किसी ने कहा नहीं सर हमें याद नहीं है, तो भी मार खा जाओगे। याद है? लीवर पेशेंट बाबा साइकिल कुमार सानू मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकाल कर हाई कैप्सूल हमसे लेने पटियाला आए, वही सीरीज। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कब कब कैसे कैसे करना है जरा समझिएगा। हमने H2SO4 की रिएक्शन कराई ECS सीरीज के एलिमेंट से, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब जब कराओगे तो क्या क्या बनेगा जरा समझिए। यदि हम एलिमेंट की रिएक्शन करा रहे हैं, गौर से देखिए, यदि हम एलिमेंट की रिएक्शन करा रहे हैं तो कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा इसको जरा समझो, ठीक है। एलिमेंट की रिएक्शन मैंने कराई डाइल्यूट H2SO4 के साथ। यदि आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा रहे हो तो दो केस हो जाएंगे, पहला एबव हाइड्रोजन और दूसरा बिलो हाइड्रोजन। यदि ये एलिमेंट एबव हाइड्रोजन है तो क्या होगा, यदि ये एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन है तो क्या होगा, किसमें, ECS सीरीज में, इन ECS सीरीज, इन ECS सीरीज। समझ रहे हो ना बच्चों कि ECS सीरीज में वो हाइड्रोजन के ऊपर है या हाइड्रोजन के नीचे। यदि हाइड्रोजन के ऊपर है तो हमेशा ये आएगा, जरा गौर समझिएगा, एलिमेंट या मेटल लिख देता हूं, जनरली सब मेटल ही है, तो मेटल प्लस डाइल्यूट H2SO4 तो क्या बनेगा, मेटल का सल्फेट बनेगा मेरे दोस्त, प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमेशा मेटल का सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यदि वो हाइड्रोजन से नीचे है तो रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट हुआ, ECS सीरीज से ऊपर वाले जो है वो मेटल सल्फेट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और नीचे वाले क्या करेंगे, मना कर देंगे। नीचे वाले क्या करेंगे, मना कर देंगे, मतलब रिएक्शन नहीं करेंगे।
मगर यही बात यदि मैंने कंसंट्रेट के साथ की होती तो जरा उस बात को समझो। मैंने एलिमेंट की रिएक्शन कराई है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो जब बेटा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो जरा देखो क्या होता है, एबव हाइड्रोजन इनिशियस सीरीज और बिलो हाइड्रोजन इनिशियस सीरीज। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराओगे तो मेटल जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो आंसर बनाएगा मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो सेम आंसर है। और नीचे वालों के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो रिएक्शन करेगा कंसंट्रेट H2SO4 और क्या बनाएगा, मेटल सल्फेट प्लस SO2 प्लस वाटर। ध्यान रखिएगा, क्यों ये रिएक्शन इसलिए हो पाती है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन कराता है। तो ये देखो जरा, तो गौर से ध्यान दीजिए सबसे पहले कि ईसीएस सीरीज की रिएक्शन कैसे है। अब ये 150 रिएक्शन है, अपने आप कर लोगे। मेटल ईसीएस सीरीज में कहां है, यदि ईसीएस सीरीज में वो हाइड्रोजन के ऊपर है तो मेटल सल्फेट दोनों बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस दोनों रिलीज करेंगे। और यदि वो नीचे है तो डाइल्यूट वाला मना कर देगा रिएक्शन करने से और कंसंट्रेट वाला रिएक्शन करेगा, मेटल सल्फेट बनाएगा और SO2 गैस बनाएगा। मेटल सल्फेट बनाएगा और SO2 गैस बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, मैंने दो रिएक्शन लिखे, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने कहा इनके आंसर बताओ। एक आपके लिए ये रिएक्शन है और एक आपके लिए ये रिएक्शन है, और यही रिएक्शन फिर लिखी, एक आपके लिए ये रिएक्शन है और एक आपके लिए ये रिएक्शन है। ऐसे तो क्या बनेगा, मेटल सल्फेट बनेगा। ये देखो ये क्या बनाएगा, मेटल सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये क्या करेगा, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने पटियाला है। हाई मतलब कॉपर और सिल्वर का, सिल्वर Hg कैप्सूल कॉपर है ना, हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने, कैप्सूल कॉपर है। तो ये देखो यही यहां करेंगे तो मेटल सल्फेट बनाएगा, हायर ऑक्सीडेशन नंबर का बनाएगा, ध्यान रखिएगा ऐसे। और यहां पर भी वो मेटल सल्फेट बनाएगा ऐसे। प्लस यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और मेरे दोस्त यहां पर SO2 गैस रिलीज होगी। ये देखो दोनों में ये डिफरेंसेस है। इतना कॉन्सेप्ट समझ पाए कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे चिपकाया है, इस बात को ध्यान रखोगे कि कब कब किस किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। कंसंट्रेट रिएक्शन करेगा तो मेटल सल्फेट हाइड्रोजन, ठीक है, और बिलो द हाइड्रोजन वाले से रिएक्शन करेगा तो मेटल सल्फेट SO2, और यहां पर क्या होगा, इस तरह से होगा। अब जरा देखो यार, इसी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 क्या है मेरे दोस्त, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ये क्या करता है, ये इस तरह से काम करता है। कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इस तरह से कंपाउंड बनाता है ऐसे। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है ऐसे। ये पानी पकड़ के खींच लेता है। जैसे किसी ने क्या किया, किसी ने ऑक्जेलिक एसिड दे दिया, ये देखो इस तरह से एक एक करके करते हैं। अच्छा चलो, किसी ने फार्मिक एसिड दे दिया, अब इस कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया ऐसे। अब ये क्या करेगा, पानी पकड़ के खींच लेगा। अब इसमें पानी खींच लो तो बचेगा क्या, CO बचेगा, और तुमने पानी खींच लिया है, जल ही जीवन है, तड़प के CO पे पहुंच गया। अब किसी ने ये दे ले लिया ऑक्जेलिक एसिड, तो फिर पानी पकड़ के खींच लो, तो तुमने पानी पकड़ के खींच लिया, ये देखो ऐसे। तो जब पानी पकड़ के खींच लोगे तो क्या होगा, बचा क्या, बचा क्या, CO
प्लस CO2 प्लस वाटर। ये देखो भाई पानी निकल गया तो ये CO बचा, ये CO2 बचा। इसी तरह से आप और भी कर सकते हो, जैसे ये देखो ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 है। अब यदि मैं ग्लूकोज को ऐसे लिख दूं, क्योंकि ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बन के हाइड्रेट। तो कार्बन के हाइड्रेट, ये देखो ग्लूकोज ये लिखा गया, ये कार्बन का हाइड्रेट है। अब यदि इसकी कंसंट्रेट H2SO4 से कर दोगे तो क्या होगा? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सारा वाटर खींच लेगा, और सारा वाटर खींच लिया तो ये ब्लैक कलर का रेजिड्यू बन जाएगा, रेजिड्यू ऐसे। ये टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। यदि स्कूल में बेसिक टेस्ट ग्लूकोज का करते हो तो सबसे पहले यही कराया जाता है। आप ग्लूकोज का पाउडर डाल दो, है ना, और उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा? नीचे ब्लैक कलर का आ जाएगा, डार्क ग्रे होता है उसका, डार्क ग्रे कलर का रेजिड्यू दिखने लगेगा। इसका मतलब ग्लूकोज में बी पॉसिबल, या किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट में भी पॉसिबल है कि हाँ यार कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, सबका फार्मूला इसी तरह से होता है। तो वो वाटर पकड़ के खींच लेता है तो सब क्या होता है? ब्लैक कलर का रेजिड्यू रह जाता है सिर्फ, और कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है, तो H2SO4 क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, इस तरह से भी काम करता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखो यार पी ब्लॉक में अभी बाकी तो ऐसे काफी कुछ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि इतना हम लोग अभी कर लेते हैं, बाकी कुछ MIA MIP में भी बताने की कोशिश करेंगे, और अलग से भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो आपको प्रोवाइड करा। ठीक है, क्योंकि 3 क्लासों में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें, वो बातें जरूर बताई हैं जो आपको दूसरी जगह से सीखने को नहीं मिलती। जैसे रिएक्शन बच्चे नहीं जानते हैं, उनको लगता है पता नहीं कैसे करें, याद ही नहीं हो रही है, तो आप बेसिक बातें NCERT से पढ़ सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये है। देखो हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो यार जितनी क्लासें हैं उतने में मैक्सिमम बातें मैंने बताई हैं, और भी बातें अभी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि खत्म है। ठीक है, अभी डी ब्लॉक आएगा तो डी ब्लॉक में भी काफी पी ब्लॉक समेट लूंगा बचा हुआ, क्योंकि डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक में इतना नहीं है, और बाकी MIP में समेटा जाएगा। जब MIP आएगा तो वहां पर भी कुछ थ्योरी बताते हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जब मैं वापस MIA में आऊंगा तो मुझे तो पता ही है क्या क्या है, तो मैं उस जगह पे भी क्वेश्चनों को, मतलब थ्योरी को समेट लूंगा, बची हुई जो भी कुछ इधर उधर होगी। मगर आप NCERT से जरूर रीड करें चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग क्या करें? मेहनत करते रहें और रिवीजन करते रहें। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों।